नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर योगिक समाज। बेसिकली आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको मुझे नहीं लगता कि शायद इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, बट फिर भी हमारे दर्शकों के लिए सर प्लीज़ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश चौधरी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ श्री कल्लाजी वैदिक यूनिवर्सिटी में, और मैंने योग में जितना भी मेरी शिक्षा हुई है वो योग में ही हुई है। मैं योग में BSc योग और साइकोलॉजी में, फिर MSc, देन नेट, GRF, SRF और फिर PhD। ओके सर, तो बेसिकली सर आपका योग में आने का सहयोग कैसे बना? योग में आने का संयोग तो बचपन से ही साधना करने जैसी स्थिति में इंटरेस्ट था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, खुद के बारे में, स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन रखा जाए इसके बारे में। एक पारिवारिक माहौल भी था, हम स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, तो हमें लगता था कि हेल्थ को कैसे और अच्छे से इम्प्रूव किया जाए, खुद की और दूसरों की। इस बारे में बचपन से इंटरेस्ट था। इस संबंध में मैंने जब डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ज्वाइन की, मैंने वहाँ से किताबें पढ़ना शुरू की, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस करियर में या इसको इस तरीके की चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में ही कोई फील्ड बनाना चाहिए। तो और स्पिरिचुअलिटी के दूसरे आयाम होते हैं, उनमें प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं होते हैं, पर मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता था। फिर मुझे पता चला कि योग में भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, तो फिर मैंने 12th के बाद BSc में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में ज्वाइन किया। फिर वहाँ से मेरी योग की यात्रा एज ए प्रोफेशनल शुरू होती है जी। फिर उसके बाद आपने वही फिर धीरे धीरे फिर शरीर इतना फ्लेक्सिबल था नहीं जी, पर जब देखा हमने लोगों को कि योग में अच्छा भविष्य भी है और योग में खुद को जानने की एक जिज्ञासा जो थी वो धीरे धीरे योग से सेटिस्फाइड भी हुई, इंटरेस्ट भी आने लगा। फिर मैंने MSc योग में ही करने को प्रेफरेंस दिया। फिर MSc करने के बाद ये कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, हमने जो सोचा था वो हमें मिला। फिर उसके बाद PhD and GRF एंड ऐसा जैसे ही जस्ट उसके बाद में हमारी किस्मत अच्छी थी, हम ऐसे समय में आए थे जिस समय में मैंने MSc जस्ट कंप्लीट किया। और MSc कंप्लीट करते से ही मेरा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बौद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़ है और स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने फर्स्ट बैच के हम स्टूडेंट रहे। तो 21 को सेशन ख़त्म हुआ, 21 जून का इंटरनेशनल योगा डे मनाया और 28 को मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं PhD में सेलेक्ट हो गया। और जैसे ही सेलेक्ट हुआ, वो उस समय में नेशनल फेलोशिप दे रहे थे 15,000 के राउंड, तो वो हमारे लिए एक अट्रैक्शन का केंद्र रहा। फिर गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी, तो फिर वहाँ ज्वाइन कर लिया। जैसे ही MSc ख़त्म हुआ, PhD ज्वाइन कर लिया। और उसके 6 मंथ बीते हुए वैसे ही पहली बार योग में नेट अनाउंस हुआ। फिर नेट और नेट के साथ में GRF का एग्ज़ाम था, वो 83% के साथ क्रैक किया। मुझे भी अब विश्वास नहीं होता है किसी कंपटीशन में, पर हुआ। फिर GRF मिलने लगा, तो मैं योग के पहला GRF हूँ, पहले बैच का फर्स्ट GRF। दैट्स ग्रेट सर। सर बेसिकली क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप अलीगढ़ किस लिए आए हैं, क्या पर्पज़ है आपके अलीगढ़ में बुलाया आपने है, पर शुक्रिया। यहाँ मलखम प्रतियोगिता है, इंटर यूनिवर्सिटी मलखम कंपटीशन, तो ये यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी करा रही है। तो मैं वहाँ पे अपने बच्चों के साथ एक टीम लेके आया हूँ। तो योग और मलखम दोनों पुराने स्वास्थ्य को संरक्षित रखने वाले विषय, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी है। तो हम पहली बार आए हैं यहाँ बच्चों को लेके, तो उसी दौरान परिचय हुआ वाशने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से और उन्होंने फिर हमें यहाँ आमंत्रित किया। तो सर अलीगढ़ कैसा लगा आपको यहाँ? अलीगढ़ बहुत प्यारा शहर है, नाम बहुत सुना था। एक्चुअल में मैं डिबेट में बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ और मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया। पर फिर एकेडमिक्स में वहाँ से मैंने अलीगढ़ के बारे में बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरा पहला इंटरेक्शन अलीगढ़ स्टूडेंट का वहीं पे था। फिर मैंने कुछ बच्चों को, अपने जूनियर्स को प्रिपेयर कराया था यहाँ पे डिबेट कंपटीशन के लिए। तो अलीगढ़ डिबेट के लिए मशहूर है, ये हमें पता था। थोड़ी बहुत चीज़ें और भी अलीगढ़ के लोगों से सुनी थी, पर आज देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अलीगढ़ वास्तव में जो अप टू द स्टैंडर्ड मार्किंग है वो है। अलीगढ़ शायद अलीगढ़ तालों के लिए भी बहुत मशहूर है। अलीगढ़ के ताले ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकते हैं। बिल्कुल, तालों के बारे में पहले से ही ये सूचना लोगों ने दे दी थी, मेरे साथ वालों ने, कि भाई अलीगढ़ जा रहे हो तो ताले ज़रूर लें। बिल्कुल सर। सर बेसिकली अभी आप AMU में हैं और ये AMU का एथलेटिक्स ग्राउंड है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी में यहाँ में क्या डिफरेंसेस लगे, कैसा माहौल लगा आपको, कैसा अच्छा लगा या कुछ कमी लगी आपको?
हमारे लिए तो बिल्कुल नया है, क्योंकि हम एक्चुअल में वैदिक यूनिवर्सिटी है तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का या इस तरीके की चीज़ों का नहीं है। ओके। जो एंशिएंट इंडियन टेक्निक से योग है या जी जी आयुर्वेद है या फिर ज्योतिष है या फिर मलखम्ब है, इस तरीके की चीज़ों को ही हम प्रमोट करते हैं। जी पर यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो कैंपस हम लोगों का कैंपस से बहुत बड़ा है तुलना ही नहीं हो सकती है जी। और दूसरा ये है कि यहाँ पे मैं जैसे ही मॉर्निंग में मैं आया हूँ उसके बाद देख पा रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। तो एक जो आप मॉर्निंग में आते हो देखते हो कोई नहीं दिख रहा और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप देख रहे हो हर कोई कुछ कर रहा है। तो मुझे लगता है ये जो मोटिवेशन है ये बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा जी। और ख़ास करके एएमयू में मुझे बहुत पसंद आया। सर बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पे जब हम सुबह यहाँ आते हैं, सुबह 6 बजे हमारा यहाँ आना होता है, तो रोड पर हमें कोई नहीं दिखता। जी। आई मीन वी आर द फर्स्ट स्टूडेंट्स इन अलीगढ़ कि हम सुबह सबसे पहले उठ के अपनी सुबह कंडीशनिंग के लिए तैयार होते हैं, घर से आके यहाँ आते हैं, रनिंग के लिए निकलते हैं। कभी कभी तो हम रोड रनिंग भी करते हैं, कभी कभी यहाँ पे एक अलीगढ़ में किला है, हमें वहाँ पे भी ले जाया जाता है। वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और हमारे बाकी के लेसन प्लान्स, जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं सर अपना ट्रैक एंड फील्ड का लेसन प्लान चल रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ा बहुत अच्छा विषय है कि लाइव चलने से एक जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात कही जाती है या एक जो अनुभवात्मक शिक्षण की बात कहते हैं कि व्यक्ति खुद जब एक्सपीरियंस करता है उन चीज़ों को, वॉलीबॉल उनका कोच कोई है और उसने वॉलीबॉल 2 साल 4 साल खेला है, जी, तो उसमें जो एक कॉन्फिडेंस, उसमें जो एक एक्सपीरियंशियल नॉलेज डेवलप होता है, वही योग का क्रीम है। योग का जो सार वही है कि आप केवल किताबों की पढ़ाई बातें नहीं करें। हाँ। आपको खुद अपना अनुभव आपका क्या है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये अलीगढ़ नॉट इन द योगिक वे बट इन प्रैक्टिकल वे जो दे रहा है ये बहुत बड़ी बात है। सर मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी हो रही है, आउट ऑफ द बॉक्स है ये क्वेश्चन। आपका कोई फेवरेट गेम है? आई मीन आप योग से रिलेटेड है, आपने योग बहुत किया होगा, बट कोई एक ऐसा गेम जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो खेलना? टेबल टेनिस खेलता रहा हूँ, क्योंकि इंडोर गेम्स में, आउटडोर गेम्स में बहुत ज़्यादा मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। मैं थोड़ा पढ़ाकू किस्म का आदमी रहा शायद तभी आप जीआरएफ और एसआरएफ में। मैंने 10-12 साल केवल पढ़ाई और अभ्यास योग के अलावा और कुछ चीज़ें नहीं की। ओके सर, बेसिकली अगर बात करें, हम पढ़ाई की बात करें, आजकल का जो यूथ है, जो जनरेशन है, उसकी सबसे बड़ा इशू ये सोशल मीडिया है। क्योंकि फ़ोन्स पे जो नोटिफिकेशंस है ना, अगर बच्चा अपना माइंड फोकस भी करे ना स्टडी पे तो नहीं कर पाता। वो एक नोटिफिकेशन पॉपअप आता है और तुरंत जो फोकस बुक्स पे था वो कहीं और चला जाता है। तो क्या योग के माध्यम से हम अपने फोकस को वापस अपनी चीज़ों पे ला सकते हैं? बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है? एक जनरल सी योग क्लास की हम बात करते हैं कि जब हम आसन करते हैं तो हम एक मसल पे ध्यान देते हैं, जहाँ खिंचाव आ रहा है, जहाँ टेंशन है वहाँ ध्यान देते हैं। तो हम लगातार ध्यान को, केवल आसन की एक जस्ट नॉर्मल क्लास है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे हम बार बार फोकस जो अलग अलग जगह है उसको हम खींच के ला रहे हैं कि हम उस मसल पे ध्यान दें। मान लिया मैंने ताड़ासन किया और मेरे कंधे के पीछे दबाव आ रहा है, तो मैं कंधे के पीछे शोल्डर गिडल पे दबाव को देख पा रहा हूँ। तो हमारी प्रैक्टिस जैसे ही आप इस तरीके से योग को लेंगे, इस तरीके से योग को करेंगे, केवल फिजिकल एक्सरसाइजेस के रूप में नहीं, आप योग को एज ए, है ना, योग जो बेसिकली बना हो राजयोग है, तो राजयोग से कंट्रोल ओवर माइंड ना। तो ये माइंड से ही, मैं इसीलिए कई बार ये बात कहता हूँ कि जो लोगों ने या रिसर्च पेपर्स ने, साइंटिस्ट ने हेल्थ पे जो योग के बेनिफिट्स देखे हैं, फिजिकल हेल्थ पे खास करके, वो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है जो इतने मेंटल बेनिफिट्स जो आप लॉस ऑफ फोकस की बात कर रहे हैं। हमारी रेगुलर प्रैक्टिस हो जाती है कि हम कैसे भटके हुए फोकस को वापस खींच के लाएं। और ये प्रैक्टिस जब लंबी हो जाती है, मैच्योरेशन आ जाती है, तो नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि अब सोशल मीडिया बंद करना एक सहज और सरल तरीका है, पर एडिक्शन इतना है कि सोशल मीडिया बंद नहीं हो सकता। तो उस एडिक्शन को, वो मीडिया में आप अपडेट भी रहे और एडिक्शन भी नहीं हो, ये योग की एक खास खासियत है। जो क्योंकि एक जनरल तरीका है कि ये जो चीज़ काम की नहीं है उसको आप हटा दीजिए, पर ये हटाना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है आप, क्योंकि ये सजेशन तो इजी है पर लागू नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में जब आप योग की प्रैक्टिसेस, खास करके आसन जब आदमी करेगा, तो उसका लॉस ऑफ फोकस जो हो गया है उसको वापस कर पाए। एक दूसरा ये कि आसन के बाद जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका फोकस इंटेंस हो जाता है, गहरा होने जाता है। तो जब मेडिटेशन थोड़ा सा पकने लगेगा, थोड़ा प्राणायाम की मदद से, तो व्यक्ति का फोकस अपनी स्टडी में इतना गहरा होगा कि वो जो चीज़ें पढ़ना चाहता है, उसको जितना लर्न करना है, वो इजीली लर्न कर पाएगा। तो उसके पास एबंडेंस ऑफ टाइम होगा।
तो इस तरीके से व्यक्ति का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो पढ़ाई में उसको एक जो टाइम देना था वो नहीं दे पा रहा है, सोशल मीडिया की वजह से या और दूसरी चीज़ें। डेविएशन के लिए आजकल कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, टीवी एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं सर हमारे पास। तो ये तो बढ़ती ही रहेगी जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा ह्यूमन एंटरटेनमेंट के लिए। हो सकता है कभी कुछ 3D मॉडल में आने वाले 50 सालों में कोई नई चीज़ें आने लगे। हाँ, मेटावर्स पे काम चल रहा है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में फिर हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को नहीं रोक सकते, तो फिर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को भी, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है इस हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल। इसके लिए फिर योग की प्रैक्टिस रेगुलराइज और इन राइट डायरेक्शन अगर आप करते हैं तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए इन चीज़ों को मिटिगेट करना। सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे अभी अगर हम 10 से 15 साल पहले की बात करें तो डिसीज़ के बारे में इतना फ्रिक्वेंटली सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी ये 10 से 20 साल के अंदर या 15 साल के अंदर ऐसा बूम आया है ना, हर घर में एक डायबिटिक पर्सन है, एक थायराइडिक पर्सन है, ऑलमोस्ट मतलब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से ये बूम कैसे आ गया। ऐसा क्या मतलब आई मीन मे बी शायद हमारे खान पान में चेंजेस हुए हैं, मे बी शायद हमारी लाइफ स्टाइल में चेंजेस हुआ है, आई डोंट नो, बट एकदम से ये बूम आने की कोई खास वजह है आपके हिसाब से? आपको कुछ लगता है कि जो बूम आया है क्या? आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी रोग है वो हेतु की वजह से, कोई ऐसी चीज़ है जो उस रोग को सस्टेन करा रही है। ओके। जैसे मान लिया कि कोई क्रोनिक पेशेंट है जिसको 3 सप्ताह 4 सप्ताह से ज़्यादा बड़ी बीमारी है, डायबिटीज़ क्रोनिक बीमारी है। जी जी बिल्कुल। तो क्रोनिक बीमारी है तो बिल्कुल उसकी जो डायबिटीज़ अगर फल फूल रहा है, हमें इंसुलिन की लगातार मात्रा बढ़ानी पड़ रही, क्वांटिटी बढ़ानी, इसका मतलब है कि उसको सस्टेन किया जा रहा है। और बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो डाइटरी चेंजेस हुए हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस हुए, इनकी वजह से इस तरीके की समस्या का नाम बदल जाने से समस्या नहीं हल होती है। चाहे वो हार्ट इश्यूज़ हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, इंसोम्निया हो, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर हो रही है तो उसका हेतु बिल्कुल है। उसका हेतु ये है कि आपके डाइटरी चेंजेस हुए हैं, आपकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस आए हैं। आपका जो आप देखेंगे 10-20 सालों की आप बात कर रहे हैं जी, 20 सालों पहले इतनी साधन सुविधा नहीं थी। अब आधा किलोमीटर भी जाना है तो हम एक गाड़ी निकालते हैं तब जाते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़नी है तो हमें अब लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो देयर इज़ ए जो कंफर्ट का जो जोन है वो लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से शरीर को मेहनत कम करनी पड़ रही है और वो अल्टीमेटली हमें बीमारियों के रूप में अलग अलग तरीक़ों से दिखाई दे रहा है। अब अगर हमें इसको यौगिक पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करना है, अगर हम इसको यौगिक सॉल्यूशन के तरीके से देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहली चीज़ ये कि योग बीमारी के रूट पे काम करेगा। ओके। पर योग अकेले से वो बीमारी ठीक हो जाएगी, या आप लोगों के मन में एक जो मिथ है कि भाई 2 आसन में कर लूँगा और फिर मेरा डायबिटीज़ बिल्कुल चला जाएगा। बेसिक जनरल पब्लिक यही समझती है कि मुझे कोई 10 आसन बता दो, मैं उन्हें डेली करूँगा और मैं सही जड़ से सही हो जाऊँगा। इसमें योगा पिल्स नहीं हो सकती, आपको पूरी लाइफ बदलनी पड़ेगी। इसलिए जो योगा टीचर का इम्पोर्टेंस है वो छोटा नहीं है, क्योंकि वो केवल आपको कुछ एक्सरसाइजेज नहीं सिखा रहा है, वो आपको एक पूरी लाइफ बदलने की कला सिखा रहा है। और लाइफ जब आप बदलते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इस तरीके की चीज़ें करना। तो इसलिए पहली चीज़ ये है कि आपको अगर योग को एज ए होलिस्टिक मेडिसिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें बॉडी पे भी काम करना है, हमें माइंड पे भी काम करना है, हमें स्पिरिचुअली भी काम करना पड़ेगा। ओके, शायद योग में जो टर्म है योग एज अ सिस्टम ऑफ लाइफ इसीलिए दे रखी है शायद। योग में आपका जीवन है। 1 घंटे की योगा क्लास से आपका फेट बर्न हो जाएगा। फेट बर्न के एग्जाम्पल से आपका हार्मोनल इश्यूज दूर नहीं होते। ऑल्दो फिर जो फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और फिर आपने प्रैक्टिस शुरू की, तो उसके जो फिजिकल बेनिफिट मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही सही। पर हम जिन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं आज के समय में वो है स्ट्रेस। है ना? तो जल्दी बूढ़ा होने पर उनमें उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कह देते हैं कि लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, या फिर हम उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है, व्याधि शमत्व जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं वो कम हो रहा है, इम्यूनिटी कम हो रही है। और इम्यूनिटी की वजह से फिर कोई भी छोटा मोटा एरा गेरा वायरस भी आप पे अटैक कर जाता है, आप भी बीमार हो जाते हैं। और फिर सॉल्यूशंस की जब हम बात करने लगते हैं तो फिर हमें मिलते नहीं है, कभी ये ड्रग, कभी वो ड्रग, कभी ये इंजेक्शन, कभी वो इंजेक्शन। तो हमें यहाँ पे योग को एज ए होलिस्टिक मेडिसिन स्वीकार करना पड़ेगा और हमें फिर पूरी लाइफ को बदलना पड़ेगा। पूरी लाइफ को बदलना, सिर्फ 4 आसन करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, नहीं हो सकती। योगा बेसिकली जब बना था तब वो मेंटल बेनिफिट्स के लिए बना था, इसलिए हमें मेंटल बेनिफिट्स लेने हैं। तब हमारा स्ट्रेस बस्ट होगा, स्ट्रेस बस्ट होगा तो फिर आपके फिजिक्स में से ही
धीरे आप धीरे स्पिरिचुअली और इंटरनली मेंटली कह सकते हाँ। हैं, वैसी प्योरिटी आ जाएगी बॉडी के अंदर। बिल्कुल। That's फिर खाने को लेके जैसा मिताहार के कॉन्सेप्ट योग में भी है कि जी। आपको बेसिक फंडामेंटल तो यही है कि सुसुनिग्धम सुमधुरम, जो आपके मन को अच्छा लगे, जो आपके मन को हल्का रखे, पेट को हल्का रखे, ऐसा आप भोजन कीजिए। ओके। जो मीठा लगे शरीर को भी और नेचर में भी अच्छा हो, क्योंकि उसकी पोषण वैल्यू ज़्यादा होती है आयुर्वेद के हिसाब से, न्यूट्रिशनल वैल्यू, जी, जी। ऐसा भोजन लीजिए। जी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 100% अगर हम स्टोमक को मानते हैं, 50% फूड ही लीजिए आप। ओके। 1/4 वाटर के लिए रखिए, 1/4 आप हवा के लिए रखिए। तो Okay. ये तो कभी लागू ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, आज की डेट में तो जब तक खाता है इंसान तब तक मतलब पेट भर जाता है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं बढ़ती। तो उसका इसका भी रीज़न है कि आप योगाभ्यास पकता नहीं है तब तक ऐसा होगा। अगर योगाभ्यास पक जाएगा तो वो ऐसा कभी होगा ही नहीं। इसका रीज़न ये है कि माइंडफुल ईटिंग नहीं है। Okay. ये बहुत बड़ा अभिशाप है। जैसे लाइफ स्टाइल, फॉल्टी लाइफ स्टाइल, सेडेटरी लाइफ स्टाइल एक रोगों का कारण है। ऐसा ही ओबेसिटी या मोटापे में खास करके आप देखेंगे, उसमें कारण है नॉन माइंडफुल ईटिंग। आपकी स्क्रीन टाइम चल रही है, टीवी पे आप न्यूज़ देख रहे हैं, इसके साथ युद्ध हो रहा है, इसने पार्टी ने ये कर दिया, तो फिर आप खाना खा रहे हैं, तो आपका तो ध्यान खाने के स्वाद पे है ही नहीं। जी। फिर 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, फिर आपका पेट भर गया, पर आपका माइंड नहीं भरा ना, क्योंकि आपके माइंड ने तो उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया। मोबाइल पे बात हो रही है, आप खाना खा रहे हैं, मतलब आप खाने को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। तो जब आपको खाने का एक्सपीरियंस ही नहीं होता, आपको, आपके मन को हमेशा लगेगा कि मैंने तो खाना खाया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप क्या करते हैं, एनर्जी डेंस फूड लेते हैं, टेस्टी फूड ढूंढते हैं। फिर आप बाजार में देखते हैं कहाँ चाट मिलेगी। आप जिस सब्जी का जो उसका नेचुरल स्वाद है उसको भी लेंगे तो भी स्वाद महसूस होगा, पर आप न तो इतने फोकस है, न आप उस तरीके से भोजन कर रहे हैं कि आप भोजन का आनंद लें। अगर आप भोजन का आनंद लेंगे और थोड़ा माइंडफुल होने का मतलब है बी इन प्रेजेंट मोमेंट, कैसा स्वाद है, क्या क्या डाला, क्या क्या चीज़ें, कैसा है, खा रहे हैं, किस तरीके का लग रहा है। जब आप स्टिल हो जाएंगे और फिर आप भोजन करेंगे तो आप यू विल फील, आपको ऐसा लगेगा आपका शरीर भी भरा और आपका मन भी भरा, इन द कम क्वांटिटी, इन द लो क्वांटिटी। और ऐसा होगा तो अब आप मान के चलिए कि फिर हमें किसी भी डाइट थेरेपी की अलग से कोई ज़रूरत नहीं। सर बेसिकली अब जब फूड की बात हुई है तो एक जनरल पब्लिक के दिमाग में, मतलब आई मीन जो आजकल बहुत ज़्यादा हम मोमोज़, चाइनीज़ फूड, जो भी है, मतलब इस टाइप का जो फास्ट फूड है बहुत ज़्यादा खा रहे हैं हम। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जनरल हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए हमारी जो प्लेट है उसमें किस टाइप का फूड होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं प्लीज़? देखिए, फूड एज अ योगिक पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, फूड जितना नेचुरल होगा तो उतना एनर्जी से भरा हुआ होगा। तो पहली बात तो ये है कि नेचुरल इन द सेंस प्रोसेस्ड ना हो, नहीं, कुछ भी Okay, चीज़ raw पका form कह हुआ सकते नहीं हैं। हो, रॉ फॉर्म में हो। Okay. फिर भी अगर आज के समय में पेस्टिसाइड है या इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल होती है तो मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा आपको। अब मैं कोशिश करूँगा कि आप अपनी एज ए हॉबी आप अगर अपना भोजन बना सकते हैं, पका सकते हैं, तो दैट्स ए वेरी गुड थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रॉ फूड नहीं खा रहे तो फिर आप स्टीम्ड किया हुआ, उबला हुआ, कम मसालों वाला भोजन आप लीजिए। Okay. मसालों का आयुर्वेदिक दृष्टि से बड़ा महत्व है, पर जिसने तेज या गरम मसाले होते हैं वो मन को भी चंचल करते हैं। तो देन व्हेनेवर यू नीड कंसंट्रेशन, जब भी आपको फील होता है कि आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, इट मीन्स देयर इज ए प्रॉब्लम इन योर डाइट। ओके। है ना। और छांदोग्य उपनिषद का कोटेशन भी है, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, कि आहार के शुद्ध हो जाने से हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग शुद्ध हो जाती है। ओके। तो दैट्स ए ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है कि आप जब जैसा भोजन करेंगे वैसा आपका फिर मन होता जाए, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ऐसा कोटेशन हाँ, दिखता बिल्कुल भी है जी। तो उसमें भी यही बात है। तो आपको पहली चीज़ है कि आप रॉ फूड लीजिए। रॉ फूड नहीं ले पा रहे हैं तो आप लिक्विड डाइट लीजिए। आप खिचड़ी ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, आप उपमा ले सकते हैं, आप डोसा ले सकते हैं, आप इडली ले सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें लाइट ऑन स्टमक रहती है ना, पेट पे हल्की रहती है। सर मैंने ये भी सुना है कि जैसे सूजी और मैदा हमें थोड़ा सा कम उपयोग करना चाहिए उनके साथ, सूजी के साथ भी है? मैदा के साथ में दिक्कत है, सूजी के साथ नहीं है। सूजी आप ले सकते हैं, सूजी ग्रोस रहता है। ओके। और फाइबर्स कंटेंट आप बढ़ाइए। उसमें बात वही आ गई है कि फाइबर जितना अच्छा रहेगा, नेचुरल फूड जितना बढ़िया रहेगा उतना बढ़िया। प्रोसेस फूड में भी आप फॉर द टेस्ट ले, मैं मना नहीं करता क्योंकि मना करने से एप्लीकेबल नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप मोमोज खा रहे हैं तो आप फ्राइड मोमोज की जगह
स्टीम Steam मोमोज ले ले लीजिए। फिर अगर आप जैसे केबेज ले रहे हैं तो केबेज की जगह बीट रूट है या गाजर है, उस तरीके का कोई मसाला आप बनाइए। मतलब कोशिश करिए पहले तो अवॉइड करने की। हाँ, अगर फिर आप नहीं मान रहा है, आपका दिल चंचल ज़्यादा है, तो आप एक आध पीस स्टीम ले सकते हैं, हाँ स्टीम लीजिए या फ्राइड ना लेकर। फूड को अल्ट्रेशन, इसको आयुर्वेद में करण कहा गया है। Okay. करण का मतलब ये होता है कि हम फूड की प्रोसेसिंग चेंज करते हैं तो उसके नेचर चेंज हो जाता है। ओके। तो मान लिया कि हमें पिज़्ज़ा खाने की आवश्यकता है और पिज़्ज़ा खाना अब रुक नहीं रहा है अभी भी, जी, तो जी। फिर इसमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये भी आता है कि दो आदमी जब आपके पिज़्ज़ा के बारे में बात कर रहे होते हैं और आप इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हाँ, होते, हाँ। तो आपको लगता है कि शायद जीवन का कुछ एंजॉय मेरे जीवन से छूट रहा है। जी। तो मैं उसको रुकूंगा नहीं। मैं उसके लिए आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे कहने से उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। जी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ जिन जगह पे, जिन देशों में पिज़्ज़ा या पास्ता बनता है, उन जगहों पे ये इतना बासी नहीं होता है। इटली में जैसे हमारे यहाँ जैसे नानी कुछ खाने पीने का बना रही है, ऐसे नानी मीठी है सर्दी में और पास्ता बन रहा है, अभी आटा गूथा, अभी पास्ता बना और उसके 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद में इस्तेमाल हो गया। सो दे आर टेकिंग फ्रेश फूड, इसी वजह से उनको वो साइड इफेक्ट नहीं आ रहे हैं जो हमें आ रहे हैं। और हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेस को जो 20 दिन पहले बना हुआ है, 40 दिन पहले बना हुआ है। सर वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि पैक्ड फूड है, वो लास्ट एक्सपायरी डे वाले दिन यूज़ हो रहा है कि ये कल एक्सपायर हो जाएगा, आज यूज़ करते हैं। इसलिए आप अगर आपके बच्चे हैं, मान लिया आप परिवार वाले हैं और आपके बच्चे मना नहीं मानते, अब बड़े मान सकते हैं, बच्चे नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में आप उनको एक हेल्दी अल्टरनेटिव देने की भी हमें आवश्यकता है। ओके। यौगिक फूड तो ऐसा फूड है जो नेचुरल हो, जिसमें हम डेयरी प्रोडक्ट को अलाउ करते हैं। दूध, दही और घी, मक्खन और लस्सी, इस तरीके की चीज़ों को हम अलाउ करते हैं अगर वो किसी रिलायबल सोर्स से आ रहा है तो। ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अच्छा प्राणायाम कर रहे हैं, योग का अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, तो योग वेगन बनने के लिए नहीं कहता है। आप लेक्टो वेजिटेरियन होते हो जिसमें आप डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो। ओके। और ये एक अभी ये तो योग की बात होगी। अभी प्रैक्टिकल बात ये है कि आप चीज़ों के हेल्दी अल्टरनेटिव में चीज़ों को बदलिए। कि आप मसाज मतलब चीज़ों को आप इस ढंग से चेंज कीजिए कि उनका एक हेल्दी चीज़ निकले। पिज़्ज़ा भी आप खा रहे हैं तो आपकी टॉपिंग ताज़ा हो, सॉसेस कम हो, बने बनाए सॉसेस नहीं होकर के कुछ हैंडमेड सॉसेस, क्योंकि जो स्वाद लेने वाला व्यक्ति है वो आपके अंदर बैठा हुआ है। हाँ। स्वाद चीज़ में नहीं है। आप अगर आप कड़ाके की भूख लगी है तो आप सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पेट भरा है, मन भरा है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ अलग जी करना है। जी जी। तो ऐसा आप हेल्दी अल्टरनेटिव बना सकते हैं। जी सर, बेसिकली अगर बात करें, अगर आप गूगल पे भी जाके योग सर्च करो तो लाइन से आसनास, प्राणायाम और बहुत ज़्यादा आप सर्च करेंगे तो मुद्रा के बारे में आ जाता है। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि योग में 8 लिम्स ऑफ योग के बारे में बात की गई है, तो अभी जो मार्केट फोकस कर रही है वो सिर्फ इन 3 चीज़ों के बारे में फोकस कर रही है। आप किसी से भी योग के बारे में पूछो, वो सीधे बोलता है आसन कर दो। क्या आसन, प्राणायाम, मुद्राएं ही योग है या इससे भी बढ़कर कुछ है? एक्चुअल में जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो गवर्न होती है फैशन से या ट्रेंड से। तो ट्रेंड किसी चीज़ का शुरू होता है तो लोग फिर उसके ये नहीं देख पाते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। हाँ। और लोगों को कुछ फ़ायदा मिल गया तो फिर वो उसके गहराई में जाके कुछ गहरा फ़ायदा लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आसन करना इजी है। लोग एक्सरसाइज लंबे समय से करते आ रहे हैं। हाँ। लोगों को पता है कि भाई मुझे एक्सरसाइज करने से लाभ होगा, तो अब एक्सरसाइज करने के लिए ग्राउंड चाहिए, चीज़ें चाहिए, वैसा नहीं हो रहा। तो योग एक अच्छा है, कॉस्ट एफिशिएंट तरीका है योग करने का। पर वो आसन इसीलिए फेमस हुए कि वो इजी थे, करने में कुछ दिखता था। अब लोगों को जो नहीं करने से आपके ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको क्या आनंद मिल रहा है, इससे लोगों को डायरेक्टली कोई लिंक नहीं करना है। हाँ। आप मोटे हो गए, अरे आप मोटे दिख रहे हैं, जी तो जी बिल्कुल। ये पहला कम है। अरे आप पतले दिख रहे हैं, अरे आप कमज़ोर दिख रहे हैं, पर अरे आप खुश दिख रहे हैं, ये कहता हुआ आपको कोई आदमी कोई नहीं दिखेगा। सही बात। तो सो पीपल आर कंसर्न अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, जो दिख रहा दिख रहा है। तो देयर आर रेयर पीपल्स ना, इक्का दुक्का लोग होते हैं जो ये देख पाते हैं कि व्हाट इज़ द मेंटल स्टेटस, आदमी खुश है, दुखी है। तो जब लोग पूछते ही नहीं उस चीज़ के बारे में, तो फिर लोग कोशिश करते हैं कि हम फिजिकली फिट दिखें। हाँ, अब जिस चीज़ के बारे में बात ही नहीं हो रही उसके बारे में क्या सोचना ही क्या। पर उससे जो लोग थोड़ा गहराई में उतरते हैं, प्राणायाम अभ्यास करने लगते हैं, बंद मुद्राओं का अभ्यास करते हैं,
फिर जैसे हैप्पी केमिकल्स, उनके हैप्पी हार्मोन्स, हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स जब उनके इसमें निकलने लगते हैं, विचारों को विचारों से काटने की कला वो सीखने लगते हैं, माइंड को बैलेंस करना वो जानने लगते हैं, और एक इवन बहुत ही टफ सर्कमस्टांसेस में भी वो अपने आप को बैलेंस बना पाते हैं ना। जैसा कहते हैं कि इमोशनल आपका रेगुलेशन अच्छा है, तो फिर उन्हें लगने लगता है कि मैं कुछ अलग हो गया हूँ। बाहर सिचुएशन एडवर्स पे एडवर्स हो रही है, नेगेटिव पे नेगेटिव हो रही है, किसी का मोटिवेशन काम नहीं करता ना ऐसी स्थिति में। बाहरी मोटिवेशन इंजेक्शन जैसा होता है, थोड़े समय बाद 3 दिन 4 दिनों में खत्म हो जाता है। फिर आप में इनर मोटिवेशन आने लगता है, फिर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू, फिर आपको पता चलता है कि योग ऐसा नहीं है, योग तो बहुत कुछ है। फिर आप और भी अभ्यास होते हैं योग में, केवल आसनों के अभ्यास नहीं, आसन के बाद प्राणायाम के अभ्यास है, और यम नियम भी माइंड को ओवरलोडेड रखने से बचाने के लिए। यम नियम को हम ऐसे देखते हैं कि बहुत पुराने एंशिएंट है, आज के समय में लागू नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। अमेरिका में भी ट्रेंड है कॉस्ट ऑफ मिनिमल लिविंग का। लोग अच्छे साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, वो बोलते हैं आप ज़्यादा लोड लेके जीवन मत जियो, तो अपरिग्रह। हमारा शब्द अच्छा नहीं है, हमारा शब्द पुराना है, क्योंकि हम जो डिक्शनरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2200-2300 साल पहले थी। लेकिन सर नया वर्ड देने से चीज़ तो चेंज नहीं हो जाएगी ना। अब आप अगर यूएस में रह रहे हो, आई मीन टू से दैट कि यूएस में नहीं रह रहे, भले ही आप किसी और अदर लैंग्वेज में उसको थोड़ा सा और मीठा करके बोल दोगे तो चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी ना। सिद्धांत तो वही रहता है, सिद्धांत वही रहेगा उसका, बेसिक प्रिंसिपल वही है। तो सिद्धांत वही है जो अंत तक सिद्ध हो। सिद्धांत की डेफिनेशन तो 2200 साल पहले जो योग इस्तेमाल हो रहा था, उस समय कोरोना नहीं था, तब भी योग यूजफुल था। अब कोरोना आया तब भी योग यूजफुल है। तो योग की उपयोगिता खत्म नहीं होती। एक्चुअल में हमारे साथ समस्या ये है कि टीचर्स के साथ या जो जानकार है वो प्रोपेगेट ढंग से नहीं कर पाए। इट्स ए लैकिंग ऑफ योगा टीचर्स, नॉट ऑफ योग। योग तो बहुत वृहद विज्ञान है। योग को आयुर्वेद में ले लो आप, हेल्थ साइंस में ले लो आप, साइकोलॉजी में ले लो आप, सोशो इकोनॉमिक्स में ले लो, एजुकेशन में ले लो, कोई ऐसा फील्ड नहीं जिसमें योग का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। छोटे बच्चे से लेके 3 साल 4 साल के बच्चे से लेके लास्ट डेथ एंड तक पहुंचा हुआ कब्र में जिसके पैर लटके, उसके लिए भी योग यूजफुल है। पीसफुल डेथ भी योग का एक हिस्सा है। तो बचपन जीना, आनंद लेना, ये भी योग का एक हिस्सा है। और वो हम जो प्रोपोगेट कर रहे हैं वो केवल आसनों को कर रहे हैं, और चूँकि लोगों में मेंटलिटी है बन गई है और इतनी स्ट्रांग बन गई है कि अब वो फिर टीचर से केवल आसन की नहीं। बाकी प्राणायाम के बहुत अच्छे इम्पैक्ट है, मुद्राओं के बहुत अच्छे इम्पैक्ट है, धारणाओं की गजब अभ्यास है। कोई मेंटल इशू है, देखिए क्या रहता है कि लोग योग तब करने आते हैं जब उनको कोई बीमारी हो जाती है, और यही हमारे लिए बड़ी परेशानी का कारण है कि लोग नेगेटिव हेल्थ को पॉजिटिव करने के लिए आते हैं, पॉजिटिव हेल्थ को इन्हांस करने नहीं आते। एक आपकी जो नॉर्मल कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस, उसको और कैसे इन्हांस किया जाए, इस विषय पे हमारा कोई काम नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कही है ना। एक जैसे एलोपैथी में एक वर्ड है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि बीमारी कैसे बढ़ती है। एक वर्ड इसका एंटी है सैल्यूटोजेनेसिस, कि बीमारी कम हो गई, खत्म हो गई, ओके जीरो। पर अब आपकी इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ इस तरीके से कैसे इंप्रूव हो कि आप कभी भविष्य में बीमारी न पड़े, इस एस्पेक्ट पे विचार ही नहीं हो रहा। जो एक रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है योग का, कि योग जितना बीमारी को ख़त्म करने में सहायक सिद्ध हुआ, इससे लगभग मैं कह रहा हूँ 1000 गुना, लाख गुना ये हेल्थ को मेंटेनेंस, हेल्थ प्रमोशन में जो योग करेगा वो बीमारी नहीं होगा, उसके लिए डिसीज़ जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, उसकी कैपेबिलिटीज़ पूरी तरीके से निखर करके आएगी। तो वो अभ्यास अभी हमारे पास में कमी है, हम उनको प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे हैं। चाहे धारणाओं के अभ्यास हो, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से फोटोग्राफिक मेमोरी, एडिटिंग मेमोरी, आप जो सुनेंगे याद रख सकते हैं, जो देखेंगे वो याद रख सकते हैं। कोई चीज़ जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जैसे हम अस्थमा की बात करते हैं जी, तो अस्थमा एक साइकोसोमेटिक डिसीज़ है। इसमें शरीर में कफ बढ़ता है तब ऐसी बीमारी होती है, पर उसके साथ में कोई न कोई ऐसा बचपन का एक्सपीरियंस होता है जो रिगेन होता है, रिकॉल होता है, तब आदमी को अस्थमेटिक अटैक आता है। अब डॉक्टर उससे जो ब्रोंकोडाइलेटर दे रहा है उससे उसका ब्रोंकस ठीक हो गया, कफ मुकस्था निकल गया, वो प्रॉब्लम नहीं दूर कर, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और जिस दिन आदमी धारणा के गहरे अभ्यास में मन के ऊपर वो रिलैक्सेशन, वो से एक्सपीरियंस को प्रीवियसली फिर से एक्सपीरियंस कर पाएगा और दृष्टा भाव से देख पाएगा, तब फिर उसका अस्थमा खत्म हो जाएगा। That's great. तो ऐसे एपिलिप्सी में भी है। अब 2 साल 2.5 साल के बच्चे में एपिलिप्सी हो रही है, या 5 साल के बच्चे में हो रही है, तो उसमें चीज़ें जो जिम्मेदार है वो यही है। तो इन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें हमें लोगों को देने की ज़रूरत है जो हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि एक्चुअल में इनमें काम करना थोड़ा गहराई मांगता है और लोग थोड़े उथले हैं।
हाँ, लोगों को हर चीज़ अभी वो चाहिए ना, इंस्टेंट, 30 सेकंड में सारे काम खत्म हो जाए। हाँ, उनको फास्ट फूड जैसा चाहिए वैसा उनको फूड में भी फास्ट चाहिए, तो उसको योगा में भी उनको पीस चाहिए। पर ऐसे अभ्यास जब व्यक्ति अनुभव करता है तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो परमानेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं, फिर क्रिएटिव चीज़ें जो ब्रेन की एक पोटेंसी है वो निकल करके आती है। तो वो एस्पेक्ट योग का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहीं कहीं छूट रहा है। ओके सर, बेसिकली हम बात करेंगे जैसे आजकल जो डिसीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, हम हर किसी के मुंह से सुनते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है ना, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटिक है। तो इनके लिए वही मेरा सेम क्वेश्चन जो यूट्यूब पे आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आसानी से मिल जाता है, लेकिन फिर भी एज अ एक्सपर्ट आपकी क्या राय है कि जैसे हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ हैं उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? मतलब कौन कौन से वो आसन्स हैं जो उनको डेली लाइफ में यूटिलाइज डिसीज़ में स्पेशली बात कर रहे हैं जी। हार्ट डिसीज़ में दो चीज़ें जिम्मेदार हैं। कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, ओके VLDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है और LDL कोलेस्ट्रॉल होता जी। है, लो डेंसिटी लिपिड, वो बुरे होते हैं। ओके तो लो डेंसिटी लिपिड जितना आप प्रोसेस फूड खाएंगे उतने तेज़ी से बढ़ेंगे, जितना आप सैचुरेटेड फैट लेंगे उतना तेज़ी से बढ़ेंगे। ओके पहली चीज़ ये हमें करनी है कि हमारी डाइट अच्छी हो, और डाइट अच्छी होने का मतलब होता है कि आपको तला भुना कम खाना, कोशिश करिए रॉ फॉर्म में फूड लें। ओके दूसरा क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, हम जो सुबह घूमने जाते हैं उसको मॉर्निंग वॉक कहते हैं। हाँ तो डॉक्टर ने एक बार कहा कि अगर अगली बार आपने इस तरीके की चीज़ें शुरू नहीं की तो गया, तब आप जो वॉक शुरू करते हैं वो मॉर्निंग वॉक नहीं, वो मॉर्निंग वॉक है। तो हमें मॉर्निंग वॉक के लिए डॉक्टर बोले उससे पहले ही हमें मॉर्निंग वॉक शुरू करना कर चाहिए। दें। थोड़ा एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपका सिटिंग जॉब है तो शुरू कीजिए। इसमें मैं बात कर रहा था हार्ट डिसीजेज में। पहली चीज़ है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो कोरोनरी आर्टरी है उनको इनफ ब्लड नहीं मिल रहा है। तो पहली चीज़ हमें ये करनी है कि हमें फूड में चेंजेस लाने हैं। ओके और फूड में चेंजेस लाने, और अगर आपका मन नहीं भर रहा है तो दैट मीन्स ये है कि आप माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे हो। जैसा मैंने पहले कहा, तो आपको माइंडफुल ईटिंग शुरू करनी है। ओके माइंडफुल ईटिंग एक फैंसी वर्ड है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल। अष्टाहार विधि विशेष आयतन में आयुर्वेद इसको दूसरे ढंग से कहता जी। है, पर मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ। या ABNC बिल्कुल सर। तो माइंडफुल ईटिंग हो गया, फिर माइंडफुल ईटिंग, डाइट चेंज हो गए, माइंडफुल ईटिंग हो गई। फिर आपको ये करना है, स्ट्रेस दूर करना है। स्ट्रेस का रीज़न ये है कि हम जो नहीं है वो होना चाहते हैं। मान लिया मैं कैपेबल नहीं हूँ पर मेरे को कुछ करना पड़ा, पारिवारिक प्रेशर में मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने डॉक्टरी कर ली, अब मेरे को पीयर प्रेशर में गाड़ी लेनी है, अब मेरे को बंगला भी बनाना है। सो आदमी के पास में अनंत लक्ष्य है, तो फिर ऐसा आप हमेशा कैपेबल नहीं हो पाएंगे। सिचुएशन सबकी अलग रहती है, कैपेसिटी सबकी अलग रहती है। तो आपको अपनी लाइफ को चीयरफुल ढंग से जो जीते हैं उन लोगों के लिए इश्यूज कम होते हैं। तो सेकंड चीज़ है कि आप स्ट्रेस दूर कीजिए। स्ट्रेस दूर करना है तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से रिलैक्सेशन सीखना पड़ेगा। उसमें योग निद्रा हो गई है, अंतर्मौन हो गया है, श्वास पे ध्यान हो गया है, और फिजिकल प्रैक्टिस अगर जैसे योगासन की आपकी अच्छी है, फिर आप रिलैक्सेशन कर रहे हैं तो यू विल फील कंप्लीट फिजिकल रिलैक्सेशन। ये चीज़ें हो जाने के बाद में सेडिमेंटेशन जो होता है वो फैट का एक्चुअल में आर्टरी के जो अंदर की लेयर होती है वो फट जाती है, उसके अंदर सेडिमेंट होकर उसके ऊपर बन जाता है। तो इतना इजी नहीं है कि भाई आपने खुरच करके निकाल दिया। सो इट टेक्स टाइम ना जी। तो ब्लॉकेज एक बार शुरू होने लगे, आपको सांस फूलने लगी, कमज़ोरी लगने लगी, तो फिर आप क्या कर रही है कि फिजिकल प्रैक्टिस शुरू कीजिए, डाइटरी रूटीन को मेंटेन कीजिए। एक दूसरी चीज़ ये है कि फिर आपको अम्लीय भोजन की जगह क्षारीय भोजन पे ध्यान देना है। इसमें क्या रहता है कि एसिडिक जो फूड होता है, जिसमें प्रोसेस फूड हो गया, खट्टा फूड हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें रहती है, ये भोजन को में सेडिमेंटेशन के लिए या फैट को डिपोजिशन के लिए जिम्मेदार है। तो आपको ये करना है कि जो नेचुरल फूड है उसको लीजिए। लौकी का जूस आप ले सकते हैं। तो लौकी का जूस हो गया, फिर जैसे अर्जुन पत्र की छाल हो गई, ये गर्मी देती है, तो अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो थोड़े दिन कम लीजिए। आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं मेरे को एक्स्ट्रा हीट लग रही है तो रोक दीजिए। तो इससे फिर क्या है, फैट जैसे जैसे जो डिपॉजिटेड फैट है अगर वो डाइल्यूट होने लगेगा। फिर क्या है कि इसलिए फिर हमें एक इंटीग्रेटिव थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, कंटिन्यूस प्रैक्टिस, मेंटल रिलैक्सेशन, उसके साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जो नॉर्मली आपके आसपास मिल जाती हैं,
फिर ऐसा अगर आप करते हैं तो फिर एनर्जी फील होने लगती है। एक केस आया था मेरे पास ऐसे ही, ऐसे नाम नहीं चेंज करना चाहिए बताना चाहिए। उसमें उसकी डाइट थी 10 रोटी की। ओके। और वो एक नॉर्मल मैनेजर था, सुपरवाइजर था, उसके इकोनॉमी उसकी इतनी अच्छी नहीं, मतलब उसकी अर्निंग इतनी बढ़िया नहीं। और उसका बेटा बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, उसने पुणे में एक फ्लैट ले लिया है। उसके बावजूद उसको लगता है उसका बच्चा अनस्टेबल नहीं है और वो स्टेबल कर देगा। ओके। सो देयर इज ए एक्स्ट्रा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नॉन एसेंशियल है। कि बिल्कुल। बच्चा बड़ा है, उसने अपना कमाना शुरू कर दिया है, वो अपने आप को स्टेबल कर चुका है। सो देयर इज नो नीड ऑफ वरी। तो आपकी लगातार जो कांस्टेंट स्ट्रेस है कि नहीं मेरा बच्चा स्टेबल होना चाहिए, वो आपकी डाइटरी और आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, तीनों मिलके एक मैस पैदा करते हैं, पूरी चित्रा देते हैं। हाँ, वो एक अजबी जाल तैयार हो गया जिससे हाँ। आपकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट होने लगी। जाती है और समय के साथ ये घटेगी सही, बिगड़ेगी सही, बढ़ेगी। हाँ। और अगर आप ये मैंने जैसे बताया कि अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन करते हैं, फिजिकल रिलैक्सेशन करते हैं, कुछ औषधियों का सेवन करते हैं जो इजीली अवेलेबल होती है, और आप फिट एंड फाइन रहते हैं, तो देयर इज़ नो इशू, कोई हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट 200 साल बनाने के लिए जिम्मेदार है। सर, आपसे जैसे अभी इतनी सारी बातें हुई हैं, एज अ स्कॉलर, आप योग के स्कॉलर हैं, मुझे ऐसा लगा कि आप एजुकेशनली तो योग से रिलेट करते ही हैं, कनेक्ट करते ही हैं, बट मुझे लगा शायद आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं योग से लेकर के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि योग जब मैं आया तब मैं इसमें करियर बनाने के उद्देश्य से नहीं आया था। ओके। मेरा ये था कि मैं ऐसी साधनाओं को सीखना चाहता था, ऐसी चीज़ों को पढ़ना चाहता था, इस मोटिव से आया। और अभी भी मैंने इसीलिए बहुत लंबे समय तक मैंने पब्लिक इंटरेक्शन नहीं किया। 10-11 सालों तक मैं केवल यही काम करता रहा, केवल पढ़ना, सिर्फ पढ़ाना, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर पीएचडी ख़त्म होने के बाद अब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में उतरा हूँ। तो 10-11 साल देने पर तो हो ही जाता है। सर, एज अ इमोशनल अटैचमेंट पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूं, तो जब आपको पता लगा कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन अलीगढ़ AMU में अखंड योग कार्यशाला 1 साल के लिए चल रही है, जो जनरल पब्लिक की हेल्थ के लिए, जो इस बार जो मोदी जी ने स्लोगन दिया था, योग फॉर ह्यूमैनिटी, तो सर आपको मतलब कैसा फील हुआ? अब मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये लग रहा था कि सेंटर के नाम पे फॉर्मेलिटीज़ होती है यूनिवर्सिटीज़ में, कि एक आदमी बैठा होगा और बात खत्म। पर फिर मैं जैसे क्लास में गया, मैंने पहली बात यही पूछी कि यहाँ कॉमन पब्लिक भी है क्या। तो जैसे ही बता कि हाँ नहीं, कॉमन पीपल्स भी आते हैं, तो फिर मुझे ये लगा कि वास्तव में यूनिवर्सिटी का सिग्निफिकेंस या डिपार्टमेंट का सिग्निफिकेंस यही है जी, कि केवल आपके स्टूडेंट ही नहीं, कॉमन पीपल्स भी आपका लाभ है। बिल्कुल सर, वरना यूनिवर्सिटी होने का फ़ायदा क्या है भाई? वो तो आपको गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है पढ़ाने के लिए, वो आपका वर्क है। आप उससे अलग एक एज अ ह्यूमैनिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। और ऐसी मानवता के नाते मैं तो इस कदम को बहुत अच्छा मानता हूँ। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, कि इस तरीके के अगर आप कैपेबल हैं तो आप अपने आस-पास भी लगाइए। बिल्कुल। क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स होंगे वो तो लोगों को मिलेंगे, आपको भी लोगों का एक जो सच्चा प्यार हम कहते हैं, निस्वार्थ प्रेम हम कहते हैं, वो मिलता है। जी जी जी। और वो खरीदा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है सर। तो जिन लोगों को फ़ायदा हुआ, आप उन लोगों से कभी बात करेंगे तब आपको पता चलेगा, या फिर आप इस चीज़ को जब एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कमाई और बाकी सारी कमाइयों से बिल्कुल अलग है। और बिल्कुल सर, जो फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ की जो बात कही जाती है उसमें मददगार है। बेसिकली सर ये अखंड योग कार्यशाला थी, जो हमारे चेयरमैन है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सैयद तारिक मुर्तज़ा सर, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। और ये इनिशिएटिव लिया था 21 जून को, जो हमारा योगा दिवस जिस दिन मनाया जाता है। उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि 1 साल के लिए मैं इसको कंटिन्यू वर्कशॉप करूँगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इंडिया के अंदर सबसे लंबी चलने वाली योग की पहली वर्कशॉप है। और मे भी हो सकता है कि शायद मे भी अगर ऊपर वाले की असीम कृपा रही हमारे ऊपर, तो शायद हो सकता है कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा लें सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, मुर्तज़ा सर के बारे में भी बात चल रही थी, जी, तो मैंने पढ़ा भी है, उनके बारे में सुना भी है कि उनको भी योग से उनके पर्सनल बेनिफिट भी हुए, उनकी हेल्थ अच्छी हुई। तो जब व्यक्ति को ऐसा लगता है, तब यही योग की खासियत है कि जो प्रैक्टिस करता है वो, उसके मन में कोई भी हो, उसके मन में एक बात आती है कि कैसे मैं इसको दूसरों के साथ शेयर करूँ और उनका भी फ़ायदा हो। और यही मोटिवेशन अलग अलग जगहों सर, हमारे सर कहते भी हैं इस बारे में, कहते हैं योग का मतलब ये नहीं है सिर्फ मैंने अपना फ़ायदा कर लिया, मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, मैं सही हो गया, बस बात ख़त्म।
योग का मतलब ये है कि मेरा भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो, और ये दोनों का अलग अलग फायदा नहीं है, ये दोनों एक ही फायदा है। बिल्कुल, ये यही योग का रियल एसेंस है, जिसमें हम कहते हैं कि हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल, उनकी समस्याओं में शरीक होते हैं, और फिर हम जो समाधान अपनी समस्याओं के लिए ढूंढते हैं, फिर उनका सोल्यूशन हम दूसरों के साथ जी जी जी। सर बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है ये हम समाप्त करते हैं। अब मेरा आपसे एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है, क्या कुछ ऐसे आसन्स हैं जो आजकल जो डिसीज़ चल रही हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए कुछ आप बता सकते हैं? जो आपके स्कॉलर्स आपके साथ आए हुए आपके स्टूडेंट्स, क्या हम उनसे कुछ प्रैक्टिसाइज या डेमोस्ट्रेशन ले सकते हैं उनसे? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं एक प्रोटोकॉल में आपको बता देता हूँ। जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो बीमारी का हमें लोकेशन देखना रहता है, और फिर एक प्रोटोकॉल हम जो एक कॉमन प्रोटोकॉल रहता है कि पहले आप किसी भी क्लास किसी भी बीमारी से ग्रसित है, स्टार्ट विथ वार्म अप। ओके, बॉडी को अच्छे से गर्म कीजिए। आप रनिंग करके आ सकते हैं आधा किलोमीटर, अगर आप सीवियर हार्ट पेशेंट नहीं है तो आप रनिंग कीजिए, बॉडी को वार्म अप कीजिए। फिर कुछ स्टैंडिंग आसन जैसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन कीजिए। फिर उसके बाद में आप सूर्य नमस्कार कीजिए 1 राउंड 2 राउंड। अब बात करते हैं स्पेसिफिक आसन की। जी। तो स्पेसिफिक आसन, केवल स्पेसिफिक आसन करने से आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। जैसे अभी बात करेंगे डायबिटीज़ आसन की। जी। तो डायबिटिक आसनों में आगे झुकने वाले जो भी आसन है आपको लाभ देंगे। पश्चिमोत्तानासन हो गया, मंडूकासन हो गया, है ना, या फिर शशांक आसन हो गया। तो इस तरीके के आसन आपको लाभ तब देंगे जब आप इस प्रोटोकॉल में आएंगे। ओके। वार्म अप, स्टैंडिंग आसन, सूर्य नमस्कार, स्पेसिफिक आसन विथ अल्ट्रेशन, मतलब एक सेट पैटर्न है, वो पैटर्न फॉलो करना होगा। फिर उसके बाद में आपने ट्विस्टिंग किया, नौकासन, रिलैक्सेशन जी, फिर प्राणायाम हल्का फुल्का, नहीं आपको आता तो नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, दैट्स इनफ जी। और फिर ओम चैंटिंग, फिर आप आराम से उठिए। ये प्रोटोकॉल में वो जो आसन का क्रम है वो 10-15 मिनट का है। उसमें स्पेसिफिक जो आसन है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ये पैटर्न है, ये कॉमन रहेगा, डिसीज कोई भी। सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमें डेमोस्ट्रेशन मिल जाए साथ साथ? हाँ, पॉसिबल है। डेमोस्ट्रेशन देख सकते हैं हम, स्टूडेंट रेडी है। जी बिल्कुल सर, आप उनका इस्तेमाल कीजिए अच्छे बिल्कुल से। बिल्कुल। सीधे हम डायरेक्ट स्पेसिफिक जो आसन से उन्हीं पे आते हैं। हाँ सर बिल्कुल, प्लीज़। जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक आसन लोग बताते हैं, समझाते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं वो। तो ये स्पेसिफिक आसन आपको सूर्य नमस्कार या एक आपका जनरल प्रोटोकॉल होके बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल हो गई उसके बाद करना है। तो हम जैसे डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ में जो एब्डोमिनल कैविटी है इसको प्रेशर देने वाले आसन हम करेंगे। तो पहला आसन है शशांक आसन। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। आप ऐसे घुटने को अगर फैलाएंगे तो इजी हो जाएगा। अगर आपका पेट बड़ा है तो देन आप घुटने को फैलाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें हमें ध्यान देना है कि कमर को आगे की तरफ अगर आप मोड़ रहे हैं, फ्रंट बेंडिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको बैकवर्ड बेंडिंग भी करनी है। वापस आ जाइए, अब करेंगे अर्धउष्ट्रासन। आप देख सकते हैं अर्धउष्ट्रासन में सीने का फैलाव हो रहा है, आपके फेफड़ों की क्षमताओं का पूरा उपयोग होगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो धीरे से आप एडीओ पे हाथ रख सकते हैं। होल्ड कीजिए इसको 2-5 सेकंड आपको होल्ड रखना है किसी भी आसन को। वापस आ जाइए। हाँ, अब जैसे फ्रंट बेंडिंग हो गई, ऐसे बैकवर्ड बेंडिंग हो गई। ये उष्ट्रासन है, ये आपको हार्ट इश्यूज़ में भी काम करेगा। और ये आसन निरापद है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनमें आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। या आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको हल्का से ध्यान देना। अगर आपको बैक पेन है तो आगे झुकने वाले आसन में ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है, आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। अब करेंगे मंडूकासन। बॉडी की एनाटॉमी जानना भी योग में एक खास ज़रूरी है। पेंक्रियास किस जगह होता है, इस जगह देखने के बाद आप मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन बहुत फेमस है। मंडूकासन के लिए आप देख सकते हैं
दोनों हथेलियों को इस जगह पे रखा जाता है जहाँ पे आपका पेंक्रियाज है, उसको एक्टिव करने के लिए। इसके साथ साथ में आपको बॉडी की एनाटोमी को देखते हुए पेंक्रियाज आपका जिस जगह है उस जगह पे आपको अपना मानसिक ध्यान भी उस जगह आपको ले जाना है। फिर से वापस आइए। अब शशांकासन, देन भुजंगासन। इसके साथ में शशांक भुजंग का सीरीज भी करेंगे तो आपका एब्डोमिनल फैट जो है वो छटेगा। जब एब्डोमिनल फैट छटेगा तभी आपको आनंद आएगा और आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा। इसमें भुजंगासन, ये बैक पेन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, लंबेगो पेन हो, इस तरीके की समस्याओं में आप ये कर सकते हैं। दोनों पैर की एड़ियों को जैसे आप देख रहे होंगे मिला के रखा है, ऐसा आप रख सकते हैं। हाँ, फिर शशांकासन, हाँ यहीं से, हाँ ऐसे, ऐसे। देखिए ये शशांक भुजंग की जो एक सीरीज़ है, ये आपके पेट से संबंधित जो भी रोग है, स्पेशली डायबिटीज़ या आपको अपच है, कब्ज़ है, तो इसी स्थिति में शशांक भुजंग की सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। बैक पेन है तो भी आपको शशांक भुजंग की सीरीज़ है वो काम करेगी। अब नेक्स्ट आसन है अर्धमत्स्येंद्र आसन। वज्रासन में आइए। वज्रासन भी डायबिटीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। अर्धमत्स्येंद्र आसन देखिए, यह ट्विस्टिंग के आसन है। ये अर्धमत्स्येंद्र आसन जैसे जैसे आप पहले आपका फैट, एब्डोमिनल फैट जब तक रिड्यूस नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। जब आप करने लगेंगे अर्धमत्स्येंद्र, तब ये अर्धमत्स्येंद्र आसन आपको बहुत हेल्प करेगा डायबिटीज़ में। और पेरिस्टाल्टिक मोमेंट अगर आपका कम है तो धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मोमेंट भी इससे बढ़ने लगेगा। ठीक है, चेंज दूसरी साइड में। फाइनल पॉज में आपको रिलैक्सेशन करना है। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, ये थोड़ा एडवांस है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तब ऐसी स्थिति में आपको वक्रासन करना है। धीरे से सामने आ जाइए, एक पैर को, बस बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग आप इससे कर सकते हैं। ट्विस्टिंग जितनी बढ़िया करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग उतनी अच्छी करेंगे, उतना बढ़िया ही आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चेंज। अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। ये आसन मैंने आपको बताया जितना हो रहा है, अच्छा कोई नहीं, जितना हो रहा है उतना, यहाँ तक। हाँ यहाँ बस, यहाँ पकड़ लो, सामने की तरफ देखो, हाँ बस रीढ़ की हड्डी सीधी करो, बस ठीक है। अगर आपसे एडवांस लेवल में इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है, आप देख पा रहे हैं नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में नॉर्मली इतना ही होता है, इतना ही आपको करना है। पेट पे एक बार प्रेशर पड़ने लगेगा तो इसमें लंबे समय तक, अगर आपको बैक इश्यूज़ नहीं है तो इसमें लंबे समय तक रहना है। पश्चिमोत्तानासन जितना अच्छा होगा आपका, उतना बढ़िया आपको लाभ मिलेगा, खास करके एब्डोमिनल फैट रिडक्शन में और डायबिटीज़ में। चलिए वापस आ जाइए। तो ये आसन, उष्ट्रासन हार्ट को बल देता है, और बाकी आसन भी इसके साथ में अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो हार्ट इश्यूज़ में और डायबिटीज़ इश्यूज़ में आपको इसके अलावा और चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं। अब अपन कुछ चीज़ें थायराइड के लिए ले लेते हैं। थायराइड के लिए एक उज्जाई प्राणायाम है और एक है सर्वांगासन। सर्वांगासन धीरे से देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, इसको एक एक्सपर्ट गाइडेंस में कीजिए। अगर आपको सर्वाइकल है तो दैट विल बी ए इशू, अगर आपको सर्वाइकल नहीं है तो आप ये इसको आसानी से कर सकते हैं। एक दूसरा ये है कि अगर आप इसको दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में प्रॉप्स के सहारे कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप इसको कर सकते हैं। देखिए पहले धीरे से पैर उठाते हैं अर्धहलासन में लेटकर, हाँ हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ, पैर उठाओ। ये हलासन से सर्वांगासन। मोनू पैर उठाओ, 90 डिग्री तक इसमें हम पैरों को उठाते हैं धीरे 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 धीरे। इससे आप देख रहे होंगे जो गर्दन है उस पर हमारा दबाव पड़ रहा है। तो गर्दन पे जो दबाव पड़ रहा है, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो ब्लड सर्कुलेशन, फ्रेश ब्लड का जो सर्कुलेशन है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो अल्ट्रेशन हो गया। जो पहले ब्लड प्रेशर सिर में था वो कम था, पैरों में ज़्यादा था, है ना। ब्लड प्रेशर पूरे शरीर में एक जैसा नहीं होता है। अब पैरों का जो ब्लड प्रेशर, हेवी ब्लड प्रेशर है, हेवी ब्लड फ्लो है, वो गर्दन की तरफ आने लगा है। अब इसी में आपको
पहली चीज़ है फ्रेश ब्लड मिल रहा है, दूसरी चीज़ है कि आपका इस पे दबाव पड़ने की वजह से ध्यान जा रहा है। सो आपका ध्यान भी हीलिंग एनर्जी का काम करता है। सो दैट इज़ आल्सो एसेंशियल। वापस आ जाइए, आराम से आना है, इसमें कमर पे चोट नहीं लगे इस बात का ध्यान देना है। भले आप चाहें तो घुटने मोड़ लीजिए, हमारे साथ ये लोग एक्सपर्ट है तो इसलिए इनको कोई समस्या नहीं है, पर आप अपनी सहूलियत का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट करेंगे जालंधर बंद। थायराइड में दोनों योग में बैलेंस बनाने के लिए आप दोनों आसन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हाइपर के लिए जो है वो हाइपो में काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों में वो काम करेंगे। कोई भी मेडिटेटिव आसन में आप बैठ सकते हैं। गहरी लंबी सांस लेनी है और ठोड़ी को गर्दन से लगाना है, सांस रोक के रखनी है, इसके बाद सांस नहीं लेनी है। जालंधर बंद अकेला करना है आपको। जालंधर बंद हमेशा सांस लेकर के होता है, ठीक है, तो ये आपको हेल्प देगा। अब अगला है उज्जाई प्राणायाम। सीधी कर लीजिए। इसमें गले को घर्षण देते हुए हम आवाज़ करते हैं। इसमें जो हल्की हल्की जो घर्षण होती है ये आपकी वोकल कॉर्ड को भी सॉफ्ट बनाती है, इसके साथ में आपके हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म में भी बहुत मददगार है। अगर आप ये 3-4 चीज़ें इंक्लूड करते हैं और थोड़ा मेटाबॉलिज्म अच्छा करते हैं, एक्चुअल में ये हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो आप मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा करते हैं तो यू विल गेट रीड आउट फ्रॉम थायराइड डिसऑर्डर से। आपको थायराइड में बहुत लाभ मिलेगा। आप इसको अगर और इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप सर्वांगासन में जब इसको करेंगे तो इसके बेनिफिट मिराकलस होंगे। थैंक यू सो मच सर, ये इतना अच्छा सेशन आपकी वजह से रहा और होपफुली जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये सेशन पसंद आएगा, उनकी लाइफ में ये कुछ चेंज ला पाएगा, उनको फिट होने में थोड़ा हेल्प कर पाएगा मे बी। थैंक यू सो मच सर फॉर यहाँ आने के लिए और हमारे साथ इतना अच्छा सेशन करने के लिए। सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।